हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर है फोर्थ वन, स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा। आज हम इस सब्जेक्ट का ये जो क्वेश्चन पेपर है इजी नोट्स, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो आपकी क्लासेस रही हैं योगा की, उसमें हमने पवन का जो सीरीज आता है क्वेश्चन बैंक उसको कंप्लीट करा दिया, एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग इस इजी नोट्स के क्वेश्चन बैंक को भी फुल कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली वो पूरा पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। आइए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि फुल क्वेश्चन बैंक को कवर करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका है जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे कहता है शारीरिक शिक्षा क्या है। जो शारीरिक शिक्षा है यह सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा से क्या होता है? शारीरिक शिक्षा से बालक का मानसिक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है ना, बौद्धिक विकास होता है, हर तरीके का विकास होता है, इसलिए सर्वांगीण विकास हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा से विकसित होती है तो इससे बालक के अंदर राष्ट्रीय भावना भी आती है। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध तत्काल कक्षा की समस्याओं से होता है। एंड एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि इसमें संगति हो। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम जो है वो इंट्राम्यूरल बताया गया है। क्या बताया गया है? इंट्राम्यूरल बताया गया है। किसने कहा? मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, रमनी। एक पेशी की कार्यात्मक क्षमता जो है वह फाइबर की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक संस्कृति है। खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण आपकी गुणवत्ता होती है। हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित होता है? यह आपका जो ग्रंथियां होती हैं उनसे संबंधित होता है। व्यायाम के दौरान औसत आदमी की हृदय मिनट की जो मात्रा है वो 4 लीटर से बढ़ करके 15 लीटर तक हो जाती है। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों की वृद्धि को मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है वो सोयाबीन माना गया है। क्या है? सोयाबीन है। आजकल एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षक है, एक आंदोलन शिक्षक और एक ड्रिल मास्टर के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया है? पतंजलि के द्वारा। खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। संतुलित आहार में विटामिन को छोड़कर सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं। योग शब्द आपका संस्कृत से लिया गया है। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से जैविक आवश्यकता है। क्या है? जैविक आवश्यकता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर कहता है खेल और क्रीड़ाओं के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां समय और स्थान में होने वाली एक अर्ध सार्वभौमिक घटना है। यूनान में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों का विकास अपने उच्चतम स्तर पर था। कब था? प्राचीन काल में। यूनान के लिए किस काल को शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है? प्राचीन काल को। किस काल को? प्राचीन काल को, प्राचीन युग को। किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता? यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बौद्धिक एवं चिंतन में बड़ी भूलें हो सकती हैं, ऐसा अरस्तू कहते हैं। किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने ओलंपिक का आयोजन किया था? वो थे आपके जीएस। कौन थे? जीसस जो देवता थे उनको प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने ओलंपिक का आयोजन किया था। यूनानियों द्वारा प्रथम ओलंपिक का आयोजन 776 ईसा पूर्व किया गया था। किस रोमन सम्राट ने 394 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित कर दिया था? थियोडोसिस प्रथम ने। किसने प्रतिबंधित कर दिया था? थियोडोसिस प्रथम ने। निम्न में से किसके प्रयासों से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनः आरंभ हुआ? तो इसमें डॉक्टर विलियम पेनी, बैरन पियरे डी कुवर्टिन के माध्यम से जो है ओलंपिक खेलों का पुनः आरंभ किया गया। एंड रोमवासी खेलों में ऐसी क्रियाओं को पसंद करते थे जिनमें उत्तेजना हो, रोमांच हो, भयावह हो और रक्तपात भी हो। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोमवासी सर्कस मैक्सिमस में क्या देखना पसंद करते थे? जो है रथ दौड़। पूर्व वैदिक कालीन शारीरिक क्रियाएं क्या हैं?
तीरंदाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, ये सभी पूर्व वैदिककालीन शारीरिक क्रियाएं थी। वैदिककालीन शारीरिक क्रियाएं, इसमें आपकी शस्त्र विद्या, आखेट और रथारोहण आता है। चौगान किस काल का लोकप्रिय खेल था? यह आपका महाकाव्य काल का जो है चौगान लोकप्रिय खेल हुआ करता था। शंकर का अर्जुन के साथ मल्ल युद्ध का विवरण जो है वह किरात उपपर्व में मिलता है। कहाँ मिलता है? किरात उपपर्व में मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिएगा। भीम एवं जरासंध के मध्य मल्ल युद्ध का विस्तृत वर्णन सभा पर्व में मिलता है। एंड भीम और कीचक के मध्य मल्ल युद्ध का विवरण आपका विराट पर्व में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है, श्री कृष्ण एवं बलराम का चाणूर एवं मुष्टिक नामक मल्लों के साथ मल्ल युद्ध का विवरण विष्णु पर्व में मिलता है। मल्ल युद्ध के लिए आयोजित पर्वों की विशेषता क्या थी? इसके लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रंगशालाओं में होती थी। मंच पर सुंदर बिछौने बिछाए जाते थे। रंगशाला में द्वंद्व के समय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। शारीरिक कौशल के लिए आयोजित पर्वों की विशेषता नहीं थी। क्या नहीं थी? मल्लों द्वारा अखाड़े में छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था, यह उसकी विशेषता नहीं थी। महाभारत कालीन किस शारीरिक क्रिया के अंतर्गत विपक्षी को नीचे गिराना, मुट्ठी से मारना, धक्का देना एंड जमीन पर पटकना, जमीन पर रगड़ना, उठाकर घुमाना, छाती पर प्रहार करना नीति सम्मत थी मल्ल युद्ध में? और होमर काल की शारीरिक क्रियाओं में क्या शामिल था? तो इसमें आपका रथ दौड़, बॉक्सिंग एंड मल्लयुद्ध, ये सभी कुछ इसमें आपका शामिल था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओडेसी नामक महाकाव्य की रचना आपके होमर ने की है। इलियड नामक महाकाव्य की रचना करने वाले होमर हैं। एंड महाकाव्य ओडिसी के अनुसार किसे आकर्षित करने के लिए लोग महल के बाहर विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते थे? तो ये पेनेलॉप, ठीक है, महाकाव्य ओडिसी के अनुसार पेनेलॉप आकर्षित करने के लिए लोग महल के बाहर विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते थे। स्पार्टा राज्य में किस आयु वर्ग तक बालक को भाला फेंकना, मल्लयुद्ध, दौड़ तथा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था? 7 से 12 वर्ष तक के बालक को। कितना? 7 से 12 वर्ष तक के बालक को। प्रारंभिक काल के किस राज्य में जन्म के तुरंत बाद शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य था? तो ये स्पार्टा, ठीक है, किस राज्य में? स्पार्टा राज्य में। एंड क्वेश्चन इज 27, ओलंपिक खेलों से पूर्व एथेंस वासी कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो वह चरवाहों का जीवन व्यतीत करते थे। एथेंस में बच्चों के जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार माता पिता को था। एथेंस में जिम्नास्टिक के विशेष स्कूलों को क्या कहा जाता था? पैलेक्ट्रा। जिम्नास्टिक के विशेष स्कूल कहाँ स्थापित किए जाते थे? ये नदी के किनारे स्थापित किए जाते थे। पेलेस्ट्रा भवनों का आकार होता था, आयताकार होता था। एथेंस के प्रमुख जिम्नेजियम थे, जैसे आपका एकेडमी है, लाइसियम है, शाइनासर्गस है, ये एथेंस के प्रमुख जिम्नेजियम थे। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। यूनानियों द्वारा पान हेलेनिक उत्सव मनाया जाता था। यूनानी ग्रह कलह को रोकने तथा शांति स्थापित करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता था। ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। ओलंपिक खेल मनाया जाता है हर 4 वर्ष के बाद। पाइथियन खेल किस देवता को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है? ये अपोलो देवता को समर्पित है। इंस्थमियन खेल किस देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता था? ये आपका समुद्र देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता था। जीएस देवता को समर्पित खेल जो है वह निमियन खेल है। कौन सा है? जीएस देवता को समर्पित खेल आपका निमियन खेल है। पाइथियन खेल कहाँ मनाया जाता है? डेल्फी के मैदान में। रोम में शारीरिक शिक्षा को माना गया है सैनिक प्रशिक्षण का साधन माना गया है। रोम में युद्ध के देवता के रूप में माना जाता था मार्स को। रोम में खेलों की व्यवस्था करने वाली संस्था का नाम सर्कस था। रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात रोम में जो उदय हुआ वह अंधकार युग का उदय हुआ। यूरोप में वीरतावादी की विशेषता क्या थी?
बच्चों को सद्भाव, युद्ध कला व धर्म परायणता की शिक्षा देना, बच्चों का 7 वर्ष की आयु में स्त्रियों के संरक्षण में सभ्य व्यवहार प्रशिक्षण देना, बच्चों को 14 वर्ष की आयु के उपरांत युद्ध संबंधित शिक्षा देना, ये यूरोप में वीरतावाद की विशेषता थी। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यूरोप में जागृति काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? यूरोप में जागृत काल की विशेषता व्यक्तित्व विकास की प्रधानता थी। अंध धार्मिकतावाद के स्थान पर विचारवाद को प्रधानता दी गई। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी जागृति हुई। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इज द राइट वन। एंड किस शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादिता के स्थान पर मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों और विचारों की संपुष्टि करते हुए एक नए काल का आविर्भाव हुआ? वह आपका 12वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। कब हुआ? अब 12वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादिता के स्थान पर मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लड़कियां बाल्यावस्था में लड़कों के अपेक्षा शीघ्र प्रवेश करती हैं। ठीक है। लड़कियां लड़कों के अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले वयस्क हो जाती हैं, बात ये भी सही है। लड़कियों के आकार, भार और वृद्धि में लड़कों की अपेक्षा देर से परिवर्तन, ये बात गलत है। 14 से 15 वर्ष की अवस्था में लड़कों के शरीर की ऊंचाई तथा भार में तेजी से वृद्धि होती है, ये भी बात ठीक है। इसमें ऑप्शन जो गलत है वो आपका सी गलत है। भारतीय खेल चौगान के लिए आवश्यक क्या था? 2 मील लंबा और समतल मैदान होना, कीचड़ रहित, शंकु रहित, दल रहित भूमि होनी चाहिए, साफ स्वच्छ, ना अधिक मुलायम ना अधिक सख्त भूमि होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। चौगान में एक घड़ी खेल के लिए समय दिया जाता था 24 मिनट। चौगान खेल में सवारी की जाती थी घोड़े की। किसकी सवारी होती थी? घोड़े की सवारी की जाती थी। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है, ऐसा जे.पी. थॉमस कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है सामान्य शारीरिक संरचनाओं की पुष्टि है ना? सामान्य शारीरिक संरचनाओं की पुष्टि होना ही स्वास्थ्य है। शरीर क्रिया विज्ञानी के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? शरीर के सामान्य रूप से कार्य निष्पादन। यदि शरीर जो है वह सामान्य रूप से जो है कार्य निष्पादन कर रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर स्वस्थ है। जैव रसायन शास्त्री के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है शरीर में जैव रासायनिक स्तरों के सामान्य स्तर। यदि शरीर में जैव रासायनिकों का स्तर सामान्य है इसका मतलब शरीर स्वस्थ है। निम्न में से किसका मानना है कि स्वास्थ्य का तात्पर्य आनुवंशिकी क्षमता की पूर्ण अनुभूति है? आनुवंशिकी विज्ञानियों का मानना है। मनोचिकित्सकों के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य है अच्छी तरह से समायोजित और संतुलित व्यक्तित्व से है। यदि व्यक्ति अच्छी तरीके से समायोजित हो रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। निम्न में से कौन सी संकल्पना स्वास्थ्य को सामाजिक एवं जैविक विषय के रूप में मानती है? तो यह मनोसामाजिक संकल्पना है। कौन सी संकल्पना? मनोसामाजिक संकल्पना है। निम्न में से कौन सी संकल्पना प्राचीन संकल्पनाओं के साथ साथ नई संकल्पनाओं को भी स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आवश्यक मानती है? तो यह है आपकी परस्पर सहयोग की संकल्पना। परस्पर सहयोग की जो संकल्पना है यह प्राचीन संकल्पनाओं के साथ साथ नई संकल्पना को भी स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आवश्यक मानती है। स्वास्थ्य की कौन सी संकल्पना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा पर आधारित है? तो यह मानव कल्याणकारी संकल्पना की परिभाषा पर आधारित है। किसके अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है? तो ऐसा आपका जॉन लॉक कहते हैं। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। ये परिभाषा J.F. विलियम की है। किसने कहा? अच्छा जीवन होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है और अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर है। ये बात आपके हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में निम्न परिभाषा किसने दी है? ये वो स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो, ऐसा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ के अनुसार कहा गया है।
किसने कहा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतया सक्रिय होकर सभी काम करते हैं। ये परिभाषा आपकी ट्रेवर की है। किसकी परिभाषा है? ट्रेवर की है। किसने कहा है कि स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है? मेरी बेकर ने कहा है। स्वास्थ्य वह शारीरिक, संवेगात्मक एवं मानसिक रूप से अच्छा रहने का गुण है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावशाली और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाता है, ऐसा एंडरसन और एर्सवेल कहते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसका मानना है कि मानसिक रोगों का कारण हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं? ऐसा मनोवैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा का मानना है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा का मानना है। संपूर्णतावादी अवधारणा के अनुसार निरोग रहने में जो योगदान होता है वह सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और पर्यावरण के जो तत्व होते हैं इनका समावेश होता है। इन्हीं के यही जो है निरोग रहने में आपकी हेल्प करते हैं। आपका सामाजिक वातावरण कैसा है, आप किस प्रकार की पर्यावरण में रह रहे हैं, पर्यावरण दूषित तो नहीं है ना, तो इन सब का फर्क पड़ता है। व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को प्रसन्न रखता है। स्वास्थ्य जो है वह व्यक्ति को प्रसन्न रखता है। आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है और आप जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके सोचने की शक्ति सही रहती है। तो इसलिए ये सभी लाभ मिलते हैं यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो सकारात्मक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित रहता है। स्वास्थ्य के आयाम क्या हैं? देखिए, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं। व्यक्ति का तेज, सजगता, स्फूर्ति, सक्रियता तथा प्रतिक्रियात्मकता स्वास्थ्य के किस आयाम के लक्षण हैं? यह शारीरिक आयाम के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है? कटी फटी गुलाबी जीभ ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। मधुर निद्रा लक्षण है अच्छे स्वास्थ्य का। और अच्छी भूख का तात्पर्य है व्यक्ति स्वस्थ है। अच्छी भूख लग रही है मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। साफ व मुलायम त्वचा इशारा करती है अच्छे स्वास्थ्य की ओर। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं? आत्मविश्वास, चिंता व तनाव का अभाव, पूर्णतः आत्मनियंत्रण होगा। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। व्यक्ति में चिंता व तनाव का अभाव इशारा करता है कि मानसिक स्वस्थ है। यदि उसे चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, तो व्यक्ति स्वस्थ है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करके रखता है। परिवार, महाविद्यालय, समाज व व्यवसाय में उसका अनुकूलन गतिशील और सही होता है। वह सामाजिक समस्याओं को आसानी से सुलझा भी लेता है। ये सभी उसके लक्षण हैं, उसकी विशेषताएं हैं जो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। मनुष्य के व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाकलाप, मान्यताएं एवं संस्कार आदि स्वास्थ्य के किस आयाम के अंतर्गत आते हैं? ये स्वास्थ्य के धार्मिक आयाम के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम के पहलू क्या हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य, ये दोनों ही स्वास्थ्य के सामाजिक पहलू के आयाम हैं। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है कि जो है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? फ्रांस में अपनाया गया। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह कार्बोहाइड्रेट की होती है। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस प्रकार फोकस करती है? तो WHO की जो हेल्थ की अवधारणा है वह सबकी भलाई के अर्थ के रूप में काम करती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपका उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है। क्वेश्चन कहता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की स्थिति की ओर निर्भर करता है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है। स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई? 1920 में हुई थी। शारीरिक श्रम करने
एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? लगभग 3600 कैलोरी की आवश्यकता उसको होती है यदि व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसको 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है जो व्यक्ति साधारण काम कर रहा है। बालकों के स्वास्थ्य के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय और घर परिवार दोनों का होता है। विद्यालय और घर परिवार दोनों का होता है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या हैं? देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व आपका आनुवंशिकता है, वातावरण है, जीवन पद्धति है, ये सभी स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं। शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। निम्नलिखित में क्या संतुलित आहार में नहीं आता है? इसमें आपका हार्मोन्स नहीं आते हैं, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण ये सभी आपके संतुलित आहार में आते हैं। किसने कहा? स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति है। ऐसा WHO कहते हैं। WHO, ठीक है। स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैट किससे बनता है? फैट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। शरीर में पानी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन की बीमारी होती है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। रक्त नलिकाएं किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? रक्त नलिकाएं आपकी अनैच्छिक पेशियां होती हैं। क्लॉस ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है? स्कैपुला को। कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? कोंडिलोइड ज्वाइंट। कोंडिलोइड ज्वाइंट जो है रिस्ट के पास जो ज्वाइंट होता है संधि, उसे कहते हैं। हृदय की पेशियों की विशेषता होती है तीव्र संकुचन बिना थकावट होता रहता है। तीव्र संकुचन होता है और भी बिना थकावट, कभी थकती नहीं है। मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? तिल्ली को। एंड वैसे यहाँ पे ऑप्शन में प्लीहा देना चाहिए था। प्लीहा जो होता है इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा, इसको इंग्लिश में SPLEEN कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको आंसर में यही मिले। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है, तो आप प्लीहा आपको मिलेगा, तो प्लीहा को ही टिक कीजिएगा, जिसको इंग्लिश में स्प्लेन कहते हैं। एंड यहाँ पे तो ऑप्शन इसमें तिल्ली दिया है। हमारे शर्करा में एंटीजन का कार्य है। एंटीजन का काम है प्रतिरक्षी क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है। एंड ऑप्शन इसमें बी आपका राइट है। चैप्टर 4 कहता है नियमित व्यायाम करने से कंकाल तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियमित व्यायाम करने से अस्थियों के घनत्व में वृद्धि होती है, स्नायु एवं कंडराओं की गहनता व शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित व्यायाम से ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। ये सभी फायदे होते हैं, ये सभी प्रभाव होते हैं। व्यायाम से कौन सा प्रभाव संधि तंत्र पर नहीं पड़ता है? स्रावित श्लेष्मक द्रव की तरलता में कमी आती है। ये जो है इसका प्रभाव, ये जो प्रभाव है वो संधि तंत्र पर नहीं पड़ता है। व्यायाम के प्रभाव से पेशी ऊतक में स्थित मायोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। पेशी ऊतक में पाए जाने वाले तत्व मायोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन को कोशिका झिल्ली से सूत्रकणिका तक पहुंचाना। ऑक्सीजन को कोशिका झिल्ली से सूत्रकणिका तक पहुंचाना। प्रशिक्षित खिलाड़ियों से में फेफड़ों का श्वसन वायुधारिता लगभग 5 से 6 लीटर है। व्यायाम से खिलाड़ियों के फेफड़ों में अवशेषी वायु आयतन में आंशिक कमी आती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ जाता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में अधिकतम समय संवातन जो होता है वह 100 से 120 लीटर प्रति मिनट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, प्रशिक्षित खिलाड़ियों में अधिकतम वायु संवातन का मान 180 से 200 लीटर प्रति मिनट होता है। जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर की कोशिका जो है वह प्रोटीन, जल और नाभिकीय तेजाब से बनी होती है। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है।
जेनेटिक्स का पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य करता है प्रोटीन का संश्लेषण। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मा का मिश्रण है, पानी और प्रोटीन आपका प्रोटोप्लाज्मा का मिश्रण है। शारीरिक क्रिया विज्ञान को कहते हैं फिजियोलॉजी। शारीरिक क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रामक तत्वों से लड़ने में सहायता देती हैं? वह आपकी रक्त श्वेत कणिकाएं हैं। भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? स्केलेटल मसल की ओर बढ़ता है। खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत? मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है? एपिथेलियम कोशिका पूरे शरीर को ढक कर रखती है। हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन तंत्र में पाया जाता है। श्वसन तंत्र में पाया जाता है। कंडरा जोड़ते हैं अस्थि को पेशी से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट्स से। एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स से होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4। एंटीबॉडीज का निर्माण किस अंग में होता है? टॉन्सिल में। कौन से ऊतक हैं इसमें? तो रुधिर जो है वह ऊतक है। रुधिर क्या है? ऊतक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है रुधिर के थक्का जमने से कौन सहायक होता है? रुधिर के थक्का जमने में आपका जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है वो हेल्प करता है। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन के तथा कैल्शियम आवश्यक होता है। घाव के स्थान पर श्वेत रक्त कणिकाओं का इकट्ठा होना हीमियोस्टेसिस कहलाता है। हीमोयोस्टेसिस कहलाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या अर्थ है? किसी रोग के बाद अधिक अवरोध सामर्थ्य जो है सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। मानव के लाल रुधिर जो आरबीसीज होते हैं उनका जीवन काल 120 से 127 दिन होता है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य उत्तेजनशीलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका है वो इसमें से कोई नहीं है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो है यह अस्थि में लवण सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। सर्दियों में कभी कभी शरीर में कंपकपी होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के ताप के प्रसार को रोक कर रखा जाता है। शारीरिक व्यायाम में मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांसपेशियां मजबूत और लचीली हो जाती हैं। ये शारीरिक व्यायाम का प्रभाव है मांसपेशियों पर। थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशी में पाया जाता है? एक्टिक और मायोसिन जो प्रोटीन है यह आपका मांसपेशी में पाया जाता है। ओके, बात क्लियर होती है। क्वेश्चन कहता है मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? मांसपेशियों की बीमारी को मायोपैथी कहा जाता है। पेट की मांसपेशी को मजबूत किया जा सकता है। उठक बैठक लगा करके पेट की मांसपेशी को मजबूत किया जा सकता है। सांस द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। कितनी होती है? 21%। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% होती है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। मांसपेशियों की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? मांसपेशियों की ताकत इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। किससे? मांसपेशियों की ताकत आपकी इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। क्वेश्चन इज शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं? शरीर की मांसपेशियां पोटेशियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी आपकी सार्टोरियस है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है।
लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर्स हो जाते हैं मोटे और मजबूत। मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। मांसपेशियों में बार बार संकुचन और प्रकुंचन से मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है। अभ्यास करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की धमनियों तथा सिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यास बढ़ जाता है। क्या होता है? व्यास बढ़ जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? मानव शरीर में 3 प्रकार की संधियां होती हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? 3 प्रकार की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जिसको स्टेपीज कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। दांतों की ऊपरी परत को एनॉमिल कहा जाता है। अस्थि संस्थान का कार्य है शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। किसका काम है? अस्थि संस्थान का। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होने का कारण होता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी के निचले हिस्से में। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में खोपड़ी के निचले हिस्से में पाई जाती है। एंड मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर। मनुष्य की वृद्धि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर निर्भर करती है। अभ्यास के कारण इंडोक्राइन ग्रंथियों के आकार में क्या परिवर्तन आता है? इससे वृद्धि होती है। ग्रंथियों के आकार में वृद्धि होती है। अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन के स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्राव बढ़ जाता है। क्या होता है? स्राव बढ़ जाता है। सेक्स हार्मोन स्राव बढ़ने से खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुधार आता है। शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाने पर मांसपेशी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसके कारण खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव बढ़ने पर। कोर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव बढ़ने पर जो खिलाड़ी है वो अपनी सूझबूझ के साथ खेल को अंजाम देता है। मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद होने का कारण है थायराइड ग्रंथि के कम स्राव के कारण मानसिक और शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है। लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो हार्मोन है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन इज हमारे शरीर के रक्तचाप को प्रभावित करने वाली ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि है। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत नहीं है। यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। शरीर में तालमेल स्थापित करने वाला जो तंत्र है तंत्रिकीय एवं अंतःस्रावी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? कैल्शियम। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह पास होता है, जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं? लगभग 5 लीटर। कितना? लगभग 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 85 इज एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है? लगभग 22.5 लीटर। एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट 22.5 लीटर होता है। एक सहनशीलता वाले खेल एक सहनशीलता वाले खेल में एंडोरेंस स्पोर्ट में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 40 से 45 बार। लगातार अभ्यास करने वाले खिलाड़ी का हृदय बड़ा और मजबूत होता है, जिसे एथलीट हार्ट कहते हैं। जिसे एथलीट हार्ट कहते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट 40 से 55 होता है। कितना? 40 से 55 होता है। अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है? लगभग 160 से 180। एंड शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है। एंड हृदय के दाएं निलय के द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त
तथा शुद्ध रक्त बाएं निलय से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है। रक्त में बफर क्षमता आ जाती है, मांसपेशियों में अधिक वाहिनियां खुल जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अधिक भोजन के बाद सुस्ती का कारण क्या है? रक्त जो कम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम होना, है ना। एंड एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 20 बार। यहाँ आपको 16 से 18 भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 8 से 10 बार। कितना? 8 से 10 बार। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन में वृद्धि होती है। अभ्यास से खिलाड़ियों के संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? संवेग पर नियंत्रण रहता है। क्या रहता है? संवेग पर नियंत्रण रहता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किस प्रकार के गुणों में सुधार होता है? सहनशीलता और प्रदर्शन की जो क्वालिटीज़ हैं उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा बढ़ती है। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? तो इसमें आपका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सभी आते हैं। मेडुला किस तंत्र का भाग है? मेडुला उत्सर्जन तंत्र का भाग है। मेडुला उत्सर्जन तंत्र का भाग है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ है वह आपका यूरिया है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपका यूरिया है। डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। समय बहुत कम है, आप अगर 1 लीनियर पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपके लिए एनएफ है। एंड आपको हमारा जो चैप्टर वाइज कंटेंट हमने एमसीक्यूज दिए हैं वो पढ़ लेते हैं, एनएफ है आपके लिए। और हमने क्वेश्चन बैंक भी आपको तीनों को जो प्रकाशन का आता है उसको करा दिया है, भेज दिया है। एग्ज़ाम टाइम हो चाहे पवन का हो या इजी नोट्स हो वो भी भेजा है आपको। तो ये सारा आप पढ़ लीजिए, एनफ रहेगा। नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9628182649, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है? यूरिया संश्लेषण अमीनो अम्ल के टूटने से होता है। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंत में होती है? यह आपकी छोटी आंत में होती है। सामान्यतः रक्त को जमने में कितना समय लगता है? सामान्यतः रक्त को जमने में 3 से 6 मिनट लगते हैं। कितने? 6 मिनट। शरीर में कोशिकाओं की संख्या जो है लगभग 75 ट्रिलियन है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1220 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख मिलीमीटर स्क्वायर से 4 लाख प्रति मिलीमीटर स्क्वायर हो सकती है। औसत शरीर का जो तापमान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमको यहाँ पे सुमेलित करना है। सुमेलित का मतलब है बॉक्सर मसल, किसे इधर विशेष स्किल्स हैं, इधर उनसे संबंधित मांसपेशियां हैं। बॉक्सर मसल जो स्किल है इससे संबंधित मांसपेशी आपकी क्या हो जाएगी? सेरेटस एंटेरियर। ओके। थ्रोवर मसल से संबंधित आपका पेक्टोरलिस मेजर है। मलकम मसल एडेक्टर मैग्नस है। टेलर मसल से संबंधित आपका सार्टोरियस है। ऑप्शन में आपका जो ए है वह राइट हो जाएगा। A1 B2 C3 D4 करके मैच हो जाएगा। फिर ये हमें मिलाना है। क्वेश्चन कहता है सुमेलित करना है। देखिए किससे किसको मिलाएंगे, तो इसमें हम लोग जो है कि क्वेश्चन कहता है एक तरफ कोशिकाएं हैं, एक तरफ उनकी खोज करता है। केंद्रक जो कोशिका है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एंड दूसरा है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? W फ्लेमिंग ने की थी। W फ्लेमिंग ने की थी। फिर है C, ये कहता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आपके वैंडरनियम बोवरी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले आपके कौन हैं? बचता कौन है इसमें? कोलिकर बचते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मैच हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा यहाँ से चैप्टर नंबर 5 शुरू होता है और पहला क्वेश्चन कहता है योग शब्द किस धातु से बना है? योग शब्द हमारा युज धातु से बना है। पाणिनि व्याकरण में योग के कितने अर्थ बताए गए हैं? योग में 3 अर्थ बताए गए हैं। युज समाधो का अर्थ होता है समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का विरोध। समाधि अर्थात
चित्त की वृत्तियों का विरोध। युजिर योग का अर्थ होता है योग या जोड़फल। युजिर योग का अर्थ होता है योग या जोड़फल। युज संयमने का क्या अर्थ होता है? युज संयमने का अर्थ होता है नियमन या सामंजस्य। नियमन या सामंजस्य। क्वेश्चन इज युजते अनेन इति योगा का अर्थ होता है जो संयुक्त करता हो। जो संयुक्त करता हो। निम्न में से किस योग में शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त होती है? हठ योग में शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त होती है। निम्न में से किस योग में कर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है? कर्म योग में कर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। निम्न में से किस योग में संगीत से दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है? मंत्र योग में संगीत से दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। कौन सा योग बुद्धिगम्य योग है? ज्ञान योग। योग में इष्ट का स्मरण कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। क्या कहलाता है? भक्ति योग कहलाता है। किस योग में रचनात्मक बुद्धि और उच्च आदर्शों का मार्ग बतलाया जाता है? राजयोग में। किसने कहा? आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है, ऐसा संपूर्णानंद कहते हैं। किसमें कहा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चित हो जाना ही योग है, ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है। किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों तथा सोने जागने में परिमित रहता है उसका योग दुख नाशक होता है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। किसमें कहा गया है कि चित्तवृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है, ऐसा पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है। किसने कहा कि योग वह पूरा तंत्र पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, ऐसा योगी रामचरक कहते हैं। ऐसा योगी रामचरक कहते हैं। कर्म करने की निपुणता योग है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। ये परिभाषा किसने दी है? योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बतलाया जाता है। यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी हुई है, यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऐसा कहा गया है। योग एक ऐसी विधि है जिसे अपना करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। यह विचार वेदों में दिया गया है। कहाँ है? यह विचार वेदों में दिया गया है। निम्न में से चित्त की अवस्था नहीं है, विरुद्ध जो है ये चित्त की अवस्था नहीं है। महर्षि व्यास ने चित्त की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? 5। महर्षि व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। निम्न में से कौन सी अवस्था योग के लिए अनुकूल नहीं है? क्षिप्त जो अवस्था है यह योग के लिए अनुकूल नहीं है। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाण कहा गया है। क्या कहा गया है? उसे प्रमाण कहा गया है। योग में प्रमाणों की संख्या बताई गई है 3। योग के अनुसार प्रमाण है तो आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये सभी आपके प्रमाण हैं। योग के अनुसार किसी वस्तु के साथ मिथ्या ज्ञान को विपर्यक कहते हैं। योग के अनुसार जिस ज्ञान का आधार केवल शब्द हो, वस्तु का अभाव हो, उसे विकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विकल्प कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार योग दीक्षा संस्कार के प्रकार 3 हैं। शिव पुराण के अनुसार दीक्षा का प्रकार नहीं है, वो आपका भैरवी दीक्षा जो है यह शिव पुराण के अनुसार दीक्षा का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन कहता है दीक्षा संस्कार मनुष्य को पाश बंधन से मुक्त करता है। निम्न में से किस दीक्षा में गुरु के दृष्टिगत मात्र से स्पर्श तथा बातचीत से जीव को पाशबंधन को नष्ट करने वाली बुद्धि एवं ईश्वर के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसा शांभवी दीक्षा में कहा गया है। किस दीक्षा में गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके तथा उसके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न करके ज्ञानवती दीक्षा देते हैं? वह शक्ति दीक्षा में। किस दीक्षा में? शक्ति दीक्षा में। किस दीक्षा से पहले यज्ञ मंडप और हवन कुंड बनाया जाता है? मांत्री दीक्षा से पहले यज्ञ मंडप और हवन कुंड बनाया जाता है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास मनुष्य को अमृत की ओर ले जाता है? विद्या का अभ्यास मनुष्य को अमृत की ओर ले जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में स्वभाव से कुंडलिनी के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में स्वभाव से कुंडलिनी के 2 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि किस उपनिषद में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? तो वह आपका छांदोग्योपनिषद है। छांदोग्योपनिषद है जिसमें शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है? तो वह आपका हठ रत्नावली ग्रंथ है। अधि शब्द का क्या अर्थ है? अधि शब्द होता है मनोमय कोश में उत्पन्न मानसिक भावनात्मक विकार। योगाभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के लिए जो उपयुक्त समय है वह 90 मिनट है। कितना है? 1.5 घंटा है, 90 मिनट है। योग शिक्षक को योगाभ्यास सत्र जो है वह आसन से शुरू करना चाहिए। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य था आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार करना। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार करना। हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया? स्वात्माराम ने। हठ योग प्रदीपिका का संकलन स्वात्माराम ने किया। योग कक्षा को एक प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन योग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हठ योग प्रदीपिका स्वात्माराम सूरी से जुड़ा है। योग पर प्रकाश VK अयंगर से जुड़ा है। राजा मार्तंड भोज से जुड़ा है। भज गोविंदम वेद व्यास से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन इसमें सी आपका जो सम्मिलित नहीं है। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के 4 प्रकार हैं। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के 4 प्रकार हैं। शिव संगीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है? वह आपका यज्ञ है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? तप और समाधि। तप और समाधि के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। अध्यात्म प्रसाद का प्रमाण क्या है? निर्विचार समाप्ति। निर्विचार समाप्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैराग्य की निम्नलिखित अवधारणा को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। क्रम के अनुसार जो है ये आपका पहले नंबर पे आएगा, ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा, एंड ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, एंड उसके बाद यह आपका 4 नंबर पे आएगा। ये एक सीक्वेंस बन गया। ओके। योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या 5 होती है। योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या 5 होती है। योग सूत्रों के अनुसार सत्य का फल क्या है? क्रियाफल की प्राप्ति। एंड योग सूत्र के अनुसार योगी पुरुष कर्मों में संयम कर किस सिद्धि की प्राप्ति करता है? मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान। योग सूत्र में योगी को किससे बचने का उपदेश दिया गया है? योग सूत्र में योगी को लौकिक लालचों से बचने का उपदेश दिया गया है। रजस गुण किसका प्रतीक है? अंधकार का। रजस गुण किसका प्रतीक है? अंधकार का। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है किस मुद्रा के अभ्यास को निरंतर 6 माह तक करने से साधक सिद्ध हो जाता है? तो वह है जालंधर मुद्रा। किस मुद्रा के अभ्यास से साधक मृत्यु रूपी हाथी के सामने शेर के समान प्रकट होता है? वह आपका उद्यान बंध मुद्रा है। उद्यान बंध मुद्रा है। ठीक है। स्थूल ध्यान में दलों का रंग कौन सा है? सफेद। सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शांभवी मुद्रा का। किस मुद्रा का? शांभवी मुद्रा का। ध्यान योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? शांभवी मुद्रा का। किसका? शांभवी मुद्रा का। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, शुरू होता है। योग के विकास का इतिहास हम अष्टांग योग अथवा राजयोग। योग का मूल हजारों वर्ष पहले डैश में ही माना गया है। किसमें? भारत में माना गया है। किसमें माना गया है? भारत में माना गया है। भगवत गीता के व्याख्यारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? भगवत गीता के व्याख्यानकारों ने 3 प्रकार के योग पर बल दिया है। किस योग में कार्य बिना परिणामों की इच्छा के किए जाते हैं? कर्म योग में। स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है ज्ञान योग। पतंजलि अष्टांग योग में 7वां जो अवयव है वह आपका ध्यान है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सी प्रथा अमरता प्रदान करती है? विद्या प्रथा जो है यह आपको विद्या प्रदान करती है। स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे? माधवदास। कौन थे? माधवदास। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी ने कितने प्रकार का वर्णन किया है? 2 प्रकार का। किस उपनिषद में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? छांदोग्योपनिषद में। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम के प्रकार है? भयभयंतार जो है यह भी प्राणायाम का एक प्रकार है। डैश एक प्रकार आगे झुकने वाला आसन है। पश्चिमोत्तासन जो है वह एक प्रकार से आगे झुकने वाला आसन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? वह आपका ज्ञान है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? 2।
योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो स्तंभ है वो आपका विचार है। पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का जो उपाय है वह आपका विवेक ख्याति है। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के 4 प्रकार हैं। हठ प्रदीपिका से क्या लाभ है? कृमि को नष्ट करता है। किसको? कृमि को नष्ट करता है। मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये सभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पंचकोश को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले ये आपका 1 नंबर पे आएगा, ये आपका सीक्वेंस में इसको लाना है। ये आपका जो है कि सेकंड जो है वो सेकंड नंबर पे ही रहेगा, एंड जो फर्स्ट है ये आपका 3rd नंबर पे आएगा, उसके बाद ये 4th नंबर पे आएगा, और लास्ट में आपका आनंदमय कोश जो है ये आपका 5 नंबर पे आएगा। ये इनका सीक्वेंस होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कार्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत किसने की है? बुद्ध ने। निम्नलिखित में से कौन 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है? श्वेत, अश्वत्थ, रोपनिषद जो है यह 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है? प्रकृति और पुरुष जो है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाते हैं। हठ प्रदीपिका और घेरा संहिता के अनुसार सूत्र नेत्र की लंबाई लगभग 9 इंच है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगी के लिए मंडूकासन उपयुक्त रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगी के लिए मंडूकासन ठीक रहता है, उपयुक्त रहता है। नंबर 25 कहता है भगवत गीता के अनुसार कौन शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता? विद्वान। अध्यात्म प्रसाद का परिणाम है निर्विचार समापत्ति। निर्विचार समापत्ति। अति अम्लता के रोगियों के लिए कौन सा योगाभ्यास लाभकारी है? नदी शोधन। कौन सा अभ्यास? नदी शोधन। नेक्स्ट वन चैप्टर है उक्त रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को करना चाहिए? सुप्त ताड़ासन। निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को नहीं करना चाहिए? सुप्त ताड़ासन, है ना। ये तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उक्त रक्तचाप में किस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है? चंद्रभेदी प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है। निम्न रक्तचाप में किस प्राणायाम को करने से लाभ होता है? तो इसमें आपका कपालभाति, सूर्यभेदी और भस्त्रिका प्राणायाम करने से लाभ होता है। सिर दर्द होने पर कौन सा आसन करना चाहिए? तो इसमें आपका पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, शशांकासन करना चाहिए। कौन से प्राणायाम को करने से सिर दर्द में आराम मिलता है? नाड़ी शोधन, स्वपरिवर्तन, शीतली, ये सभी प्रकार के प्राणायाम करने से सर दर्द में आराम मिलता है। सर्दी जुकाम होने पर निम्न में से किस आसन को करना चाहिए? सिंहासन करना चाहिए। क्या? सिंहासन करना चाहिए। सर्दी जुकाम होने पर किस प्राणायाम को करना चाहिए? नाड़ी शोधन। ज्वर या बुखार आने पर किया जाने वाला आसन आपको कायोत्सर्ग है। किस आसन से कमर दर्द में लाभ मिलता है? मर्कटासन, मर्कटासन, मकरासन, मत्स्यासन, ये सभी प्रकार के जो आसन है कमर दर्द में इनसे लाभ मिलता है। किस आसन से चमड़ी के रोगों में लाभ मिलता है? भुजंगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, ये जो आसन है इनसे चमड़ी के रोग में लाभ मिलता है। निम्न में से किस प्राणायाम को करने से चमड़ी के रोग ठीक हो जाते हैं? अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, सूक्ष्म भस्त्रिका, ये सभी प्रकार के प्राणायाम करने से चमड़ी के रोग ठीक हो जाते हैं। अग्निसार आसन किया जाता है पाचन तंत्र की बीमारियों में अग्निसार आसन किया जाता है। निम्न में से कौन सा योगासन श्वसन संबंधी रोगों के लिए लाभदायक होता है? पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, सुप्त वज्रासन, ये सभी प्रकार के योगासन श्वसन संबंधी रोगों के लिए लाभदायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? वज्रासन। भुजंगासन का एक महत्वपूर्ण लाभ है कमर दर्द में आराम मिलता है। ताड़ासन का एक महत्वपूर्ण लाभ है इससे लंबाई में वृद्धि होती है। ताड़ासन से लंबाई में वृद्धि होती है। डायबिटीज में लाभदायक जो है प्रथम मंडूक आसन डायबिटीज में लाभदायक होता है। पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन भुजंगासन है। भ्रामरी प्राणायाम को किया जाता है एकाग्रता के लिए। भ्रामरी प्राणायाम को किया जाता है एकाग्रता के लिए। सूर्यभेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है? यह गर्म प्रकृति का प्राणायाम है। कौन सा लाभ त्रिकोणासन से होता है? याददाश्त व एकाग्रता बढ़ती है। त्रिकोणासन से याददाश्त व एकाग्रता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है
हलासन से होने वाला लाभ क्या है? पेट संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम तनाव को दूर करता है? तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ये सभी प्रकार के प्राणायाम से जो तनाव है उसमें आराम मिलता है। योग शास्त्र में वर्णित नाड़ियां कौन सी हैं? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य भेदी, ये सभी प्रकार की नाड़ियों का वर्णन है योग शास्त्र में। कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है? 101। पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। 33वीं उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है? प्रश्वास और निश्वास सक्रिय रहता है कपालभाति में। एंड कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं? तो इसमें आपका लघु और रुक्ष, ये दो प्रकार के जो आहार हैं ये लाभदायक हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं हैं? तो इसमें आपका एक सेकंड प्लीज, इसमें जो है आपका लगभग नेत्र विकारों के लिए आपका बस्ती और नैली, ये दो विधियां शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है, बस्ती नैली। गौमुखासन निम्न में से किन में लाभदायक होता है? तो ये आपका फेफड़ों के रोग के लिए प्लस पीठ दर्द के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन कहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन नहीं करना चाहिए? तो इसमें आपका शशांकासन और पादहस्तासन नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है धनुरासन निम्न में से किसमें निषिद्ध है? धनुरासन आपका उक्त रक्तचाप में निषिद्ध है, यानी कि नहीं करना चाहिए, और यह आपका हार्निया में भी नहीं करना चाहिए। योग अभ्यास है, मन और सतत व्यायाम सम्मिलित होता है इसमें, एंड मन को शांति मिलती है योग अभ्यास से। दोनों ही बातें यहाँ पे आपकी सही हैं। क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। वारिसर धोती को किससे मिलाया जाएगा? यह आपका मिलेगा अंत धोती से। दूसरा आपका वस्त्र धोती हृदय धोती से मैच करेंगे। एंड जो तीसरा है आपका नेली, आपका किसके साथ जाएगा? जठराग्नि के साथ। वस्त्र क्रिया बड़ी आंत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनें। ओके, इधर रस हैं और इधर किस रस का क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन है। आइए इसको मैच करते हैं। मधुर रस आपका पित्त और कफ को घटा देता है। दूसरा आपका जो अम्ल रस है यह वात और पित्त को घटा देता है। तीसरा कटु रस है जो कि वात को घटाता है। कषाय रस है जो कि आपका कफ को घटाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी रहेगा वह राइट हो जाएगा। आयाम शब्द का अर्थ होता है नियमन। प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है आसन सिद्धि के पश्चात। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आसन का प्रवेश द्वार है। किसका? आसन का। शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका का भाग है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चयापचयी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में किनका संयोजन पाया जाता है? उदरीय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप और अल्प एसडीएल का संयोजन पाया जाता है। ध्यान का प्रभाव नहीं है, कार्टिसोल को बढ़ाता है, यह इसका प्रभाव नहीं है। कार्टिसोल को बढ़ाने में ध्यान का प्रभाव नहीं है। अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता के प्रबंधन के लिए किन योगाभ्यास की सलाह दी जाती है? तो इसमें आपका भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन और श्वासासन जो प्राणायाम हैं इनकी सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, जिसका कि मुझे लग रहा है कूट दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे 8 प्रदीपिका के अनुसार किन रोगों में वस्त्र धोती लाभकारक है? तो यह आपका कफ विकार, चर्म विकार में जो है वस्त्र धोती लाभकारी है। ऑप्शन 2 और 3 इसमें आपका सही हो जाता है। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ आपका कफ संबंधी विकारों को दूर करना है। नासिक मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया नेति कहलाती है। कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक षटकर्म जो है वह बस्ती और नैली है। नेति क्रिया के 2 प्रमुख प्रकार जल नेति और सूत्र नेति हैं। नेति क्रिया के 2 प्रमुख प्रकार जल नेति और सूत्र नेति हैं। आंख को झपकाए बिना किसी बिंदु को एकटक देखना त्राटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्राटक कहलाता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के क्या लाभ हैं? इससे कपाल
शुद्ध करता है एंड उदार कृमि भी नष्ट होती है। गठियावाय रोग में किस बंध एवं मुद्रा से लाभ मिलता है? गठियावाय रोग में त्रिबंधासन में जो त्रिबंधासन बंध और मुद्रा है उसमें लाभ मिलता है, उससे लाभ मिलता है। मूल बंधासन से लाभ मिलता है पीठ दर्द में, मूल बंधासन से पीठ दर्द में लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है हृदय संबंधी रोगों में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? चक्रासन नहीं करना चाहिए। निम्न में से किस आसन को पीठ दर्द में नहीं करना चाहिए? तो सर्वांगासन, हलासन और पश्चिमोत्तासन जो है ये पीठ दर्द में नहीं करना चाहिए। श्वसन संबंधी रोगों से बचना चाहिए, सर्वांगासन से, हलासन से और मयूरासन से जो है श्वसन संबंधी रोगों में जो है इससे बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ओमकार उच्चारण से क्या लाभ होता है? ओमकार उच्चारण से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, तनाव व घबराहट में लाभ होता है, रक्त प्रवाह भी असंतुलन ठीक हो जाता है। ओमकार उच्चारण से होने वाला जो मानसिक लाभ है, नकारात्मक विचारों का शमन होता है, व्यक्ति का स्वयं से संबंध स्थापित होता है, जोश व निर्भयता का भी बोध होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? सर्वांगासन जो है यह थायराइड ग्रंथि के लिए उत्तम है। समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? उज्जयी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका और क्वेश्चन कहता है योग के आदि प्रवक्ता किसको कहते हैं? योग के जो आदि प्रवक्ता हैं वह आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ हैं। सातवें हिरण्यगर्भ कौन थे? प्रजापति ब्रह्मा। कौन थे? प्रजापति ब्रह्मा। ज्ञान मार्ग द्वारा सर्वोच्च अवस्था की जो प्राप्ति होती है वह ज्ञान योग से होती है। ज्ञान योग में बहिरंग साधन के साधन हैं 4। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व कहलाती है। मुमुक्षुत्व कहलाती है। क्या? मुमुक्षुत्व कहलाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के। गीता में कृष्ण ने कर्म जो है वो 3 प्रकार के बताए हैं। नवधा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं? श्रवण। योग कर्मक्षु कौशलम श्लोक किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भगवत गीता में है। योग सूत्र में आपके 4 अध्याय हैं। योग सूत्र में आपके 4 अध्याय हैं। योग सूत्र के किस अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है? योग सूत्र के प्रथम अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है। क्रिया योग को किस कोटि के साधक के लिए उपयुक्त माना गया है? मध्यम कोटि। क्रिया योग को मध्यम कोटि के साधक के लिए उपयुक्त माना गया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन कहता है भगवत गीता में मन को स्थिर करने का क्या उपाय बताया गया है? अभ्यास और वैराग्य। भगवत गीता में मन को स्थिर करने का उपाय अभ्यास और वैराग्य बताया गया है। भगवत गीता के किस अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है? 10वें अध्याय में। भगवत गीता के 10वें अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है। भगवत गीता में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो इसमें तो कोई भी नहीं। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की संख्या 5 है। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की संख्या 5 है। क्वेश्चन कहता है हठ प्रदीपिका में सर्वप्रथम किस अंग का उल्लेख आता है? हठ प्रदीपिका में सर्वप्रथम आसन जो अंग है इसका उल्लेख आता है। हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 4। महर्षि घिरण्ड ने मानव शरीर को किसकी संज्ञा दी है? घड़े की। घिरण्ड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या 25 है। घिरण्ड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या 25 है। किसने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है? महर्षि पतंजलि। हठ विद्या पर योग्या योगिना सिद्धियाम श्लोक किस ग्रंथि में है? यह आपका हठ प्रदीपिका में है। विशोका या ज्योतिष्मति सूत्र जो है यह पतंजलि योग दर्शन का है। पतंजलि योग दर्शन। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में वायु को किसकी संज्ञा दी गई है? प्राण की। हठ योग के आदिवक्ता किसे कहें? शिव। हठ योग के आदिवक्ता किसे माना जाता है? शिव को। अष्टांग योग प्रारंभ किया जाता है यम से। अष्टांग योग प्रारंभ किया जाता है यम से। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी आपकी आसन है। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव से। योग की प्रथम शिक्षा किसे दी गई? माता पार्वती को। किसको दी गई? माता पार्वती को। अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में।
प्राणायाम का प्रथम पद आपका पूरक है। प्राणायाम का प्रथम पद पूरक है। प्राणायाम का मध्य पद कुंभक है। प्राणायाम का मध्य पद कुंभक है। प्राण वायु को धीरे धीरे से छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान 5वां है। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान 5वां है। अष्टांग योग की अंतिम क्रिया समाधि है। अष्टांग योग में बहिरंग साधन 5 हैं। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या 3 है। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या 3 है। क्वेश्चन कहता है अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या 3 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? ये 5 नियम यम के अंतर्गत आते हैं। अस्तेय का अर्थ है पराई वस्तु को उनकी अनुमति के बिना ना लेना। पराई वस्तु को उनकी अनुमति के बिना ना लेना। अष्टांग योग में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान किसके प्रकार हैं? ये सभी नियम के प्रकार हैं। प्राणिधान का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखना। ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखना। अष्टांग योग में आसन का क्या अर्थ है? अष्टांग योग में आसन का अर्थ है साधक के बैठने की उचित मुद्रा। साधक के बैठने की उचित मुद्रा। अष्टांग योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना। समाधि की अवस्था में साधक को स्वयं का भी बोध नहीं रहता है। किसी वाक्य को बार बार बोलने से इच्छित फल की प्राप्ति किस योग से संभव है? मंत्र योग से। किसी वाक्य को बार बार बोलने से इच्छित फल की प्राप्ति किस योग से संभव है? मंत्र योग से। जल नेति के लाभ हैं बुद्धि का विकास, आँखों की ज्योति बढ़ती है, आँख, नाक, कान, गले के रोग ठीक हो जाते हैं। ये सब जल नीति के लाभ हैं। जल नीति के लाभ हैं। धागे का उपयोग किया जाता है सूत्र नीति में। सूत्र नीति का लाभ क्या है? इससे फेफड़ों में जमा कफ दूर होता है, आँखों में मोतियाबिंदु नामक बीमारी नहीं होती, कंधों के ऊपर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह सूत्र नीति का लाभ होता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास धौती क्रिया का है? तो इसमें आपका वायु धौती, अग्नि धौती, जल धौती, ये सभी अभ्यास धौती क्रिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुदा द्वार से पानी खींचना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? बस्ती क्रिया से। एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है? त्राटक क्रिया। नहली क्रिया का लाभ क्या है? पाचन शक्ति बढ़ती है, पुराने कब्ज में लाभ मिलता है, पेट की अनावश्यक चर्बी कम हो जाती है। ये सभी जो नैतिक क्रिया है उसके लाभ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है यह आपका राइट हो जाएगा। मस्तिष्क को तेजमय बनाने वाली क्रिया कपालभाति है। मस्तिष्क को तेजमय बनाने वाली क्रिया कपालभाति। कपालभाति का लाभ क्या होता है? रक्त शुद्ध होता है, बुद्धि तीव्र होती है। यह क्रिया कुंडलिनी जागरण में भी मदद करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। विभिन्न अंगों नाड़ियों को नियंत्रित करने की कला क्या कहलाती है? यह आपकी बंद कहलाती है। क्या कहलाती है? बंद कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो पवन का क्वेश्चन बैंक आता है उसका भी हमने जो है योगा का करवा दिया है पूरा। ठीक है, फुल क्वेश्चन बैंक कवर किया है, वीडियो अपलोड है। जो आपका एग्ज़ाम टाइम का गोल्ड सीरीज आता है उसका भी हमने योगा का फुल क्वेश्चन बैंक कवर करा दिया है। आज हम लोग जो इजी नोट्स है इसका फुल क्वेश्चन बैंक कवर कर रहे हैं। जब आप ये तीनों क्वेश्चन बैंक पढ़ करके जाएंगे, प्लस जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास हमारा अपना कंटेंट है, जब आप इतना पढ़ करके जाएंगे पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। डोंट टेक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेट यानी उदर को सिकोड़कर नाभि को पीछे मेरुदंड के साथ लगाने की क्रिया को उड्डयन बंद कहते हैं। उड्डयन बंद कहते हैं। गुदा सहित अंडकोशों को दृढ़ता से ऊपर की ओर खींचने की क्रिया मूल बंद कहलाती है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या 10 है। कितनी है? प्रमुख मुद्राओं की संख्या 10 है। मुद्राओं की विशेषता होती है प्राणों की प्रधानता तथा इंद्रियों की गौणता, यह मुद्राओं की विशेषता होती है। क्वेश्चन कहता है कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना से। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं, वह कौन है इसमें? इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो रहेगा एक सेकंड प्लीज़। इसमें आपका शंकर, रामानुज और मध्व हैं। शंकर, रामानुज और मध्व हैं। ठीक है,
क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। दोनों में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है। प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रामाणिक मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ पे आपके ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो ए की सही व्याख्या है, ए और दोनों सही हैं, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं? वो है आपका ब्रह्म उपनिषद के अनुसार। शिर सुखम आसनम अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही आसन है। यह किसकी परिभाषा है? यह एल फोडोव-नीट की परिभाषा है। एल फोडोव-नीट की परिभाषा है। किस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं? जो ध्यानात्मक आसन हैं यह मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। वज्रासन करने से क्या लाभ है? वजन कम होता है, उपापचय की क्रिया ठीक रहती है, शरीर सुडौल हो जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। हस्तासन कितने समय तक करना चाहिए? हस्तासन 30 सेकंड से 2 मिनट तक करना चाहिए। त्रिकोणासन करने से क्या मजबूत होता है? त्रिकोणासन करने से गर्दन और पीठ मजबूत होती है। मधुमेह के बचाव व नियंत्रण में लाभकारी है, वह आपका भुजंगासन है। पश्चिमोत्तासन का लाभ क्या होता है? यह पैरों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है, मस्तिष्क को शांत रखता है। ये पश्चिमोत्तासन के लाभ हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। चक्रासन विशेषकर किसके लिए लाभदायक है? विद्यार्थियों के लिए। चक्रासन किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन कहता है योगासन किस प्रकार का विकास करता है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक यानी कि सर्वांगीण विकास करता है। सूर्य नमस्कार पद्धति में किसका वर्णन किया जाता है? स्थान, काल, परिधान, आयु संबंधी नियम, इन सभी का सूर्य नमस्कार पद्धति में वर्णन किया जाता है। भोजन कैसा करना चाहिए? सात्विक, हल्का और सुपापच्य यानी कि जो आसानी से पच जाए। पद्मासन शब्द में पद्म का अर्थ होता है कमल। टीबी व दमा होने पर क्या लाभदायक है? इसमें आपका सिद्धासन, भुजंगासन, सर्वांगासन ये सभी प्रकार के आसन इसमें आपके लाभदायक होते हैं। चैप्टर 10 है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम की आवृत्ति जो है वो 10 बार होनी चाहिए। विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम यानी कि सूर्य नमस्कार के लिए समय आवंटित किया जाना चाहिए 2 मिनट का। विद्यालय में कपालभाति के स्ट्रोक्स की आवृत्ति 60 स्ट्रोक्स होते हैं। कितने? 60 स्ट्रोक्स। विद्यालय में नाड़ी शुद्धि के कितने चक्र करवाए जाने चाहिए? 9 चक्र। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए एक रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत की? 1944 में। कब प्रस्तुत की? 1944 में। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? भूरे कमेटी ने। योग शिक्षा के प्रबंधन में कौन सी समस्या आती है? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी है, शिक्षा मद में बजट की भी कमी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत में हुई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। योग से किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? योग से मानसिक, गुप्त और शारीरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। यौगिक एनिया के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? बस्ती को जाना जाता है। किसको? बस्ती को जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है योग नगरी के नाम से जाना जाता है ऋषिकेश को। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई थी? 1893 में। 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 घंटे का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया? ये विश्व के 58 देशों में मनाया गया। 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 9वां। आसन करने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम होता है। सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। प्रभावी शिक्षण के लिए योग पाठ योजना कब तैयार की जाएगी? कक्षा से ठीक पहले। यौगिक जीवन शैली के द्वारा तनाव प्रबंधन का आधार क्या है? विहार, विश्राम, आधार यानी कि कार्य पद्धति, विचार यानी कि सोचना। तनाव से होने वाली जैविक प्रतिक्रिया नहीं है अवसाद। तनाव से होने वाली व्यवहारिक प्रतिक्रिया क्या है? समय का कमजोर प्रबंधन। समय का कमजोर प्रबंधन। निम्न में से तनाव से होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है प्रशंसा का दिखावा करना। तनाव से होने वाली अंतर्वैयक्तिक प्रतिक्रिया है तो इसमें आपका निष्क्रिय संबंध, झूठ बोलना और प्रशंसा का दिखावा करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन।
ओवर है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा जो दूसरा चैनल है स्पेशल क्लासेस, उसको भी फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड नोट्स के लिए आप हमें 9628182649 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें भी हमने पिन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।